एपिसोड 36 टू 40। चलो अब ले जाओ मुझे, मैं भी तो देखूं अब तुम में ताकत बची है या नहीं। उठो, इस तरह से पड़े क्यों हो तुम सब। अब क्या हुआ। फिर उसने अपने पैर से एक लड़के के पैर पर ठोकर मारी, जिससे वह लड़का एक बार फिर से चीख पड़ा। लेकिन राहत को उन सबके दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां राहत जमीन पर पड़े दर्द से तड़प रहे उन सभी लड़कों को घूर रही थी, वहीं कोई था जो वहां से थोड़ा दूर खड़ा हैरानी से ये सब देख रहा था। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि राहत जैसी मासूम, पतली दुबली सी लड़की इस तरह से किसी को धूल चटा सकती है। वह आंखें फाड़े और मुंह खोले बस राहत की तरफ देखे जा रहा था। वह शख्स जो कि राहत को ये सब कुछ फाइटिंग करते हुए देख रहा था। अचानक ही उस शख्स के होठों पर तिरछे स्माइल आ गए। वो उसी स्माइल के साथ बोला, वाह, जिसे मैं नाजुक कली समझता था, वह तो पूरी की पूरी एटम बम निकली। इन मधुमक्खियों को बड़े ही आसानी से सबक सिखा दी। अब मैं इसे अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। क्योंकि ये कोई नाजुक छुई मुई सी लड़की नहीं है जिसे आसानी से कोई तोड़ सके। जिस चीज को सोचकर मैं हमेशा इस लड़की से दूर रहता था और इसे खुद के करीब नहीं आने देता था, अब मुझे वो चीज सोचकर डरने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ये लड़की खुद ही खुद को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकती है और अपने दुश्मनों को भी अच्छा मजा चखा सकती है। अब से ये एटम बॉम्ब सिर्फ मोक्ष रावत की हैं। अब और ये मोक्ष रावत राहत सहगल से दूर नहीं रहेगा। बहुत रह लिया इससे दूर, बहुत लड़ लिए हम एक दूसरे से, पर अब समय आ गया है एक दूसरे के करीब आने का, दोनों के बीच की नाराजगी और दूरियों को मिटाने का। ये कहते हुए मोक्ष के होठों पर एक अलग ही स्माइल थे और आंखों में एक अलग तरह का जुनून दिखाई दे रहा था। आप लोग बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये शख्स कोई और नहीं मोक्ष है, जो कि खुद यहाँ अपने राहत के सपने को पूरा करने के लिए आया था। उसने जब राहत को अकेले कॉलेज से बाहर जाते देखा तो उसे लगा कि यही सही मौका है राहत को अपनी कार में जबरदस्ती उठाकर ले जाए और फिर उसके साथ वो सब कुछ करें जो कि उसने कल रात सपने में देखा था, ताकि उनके बीच की दूरियां कम हो जाए। लेकिन यहाँ आने पर तो उसे कुछ और ही देखने को मिल गया, जिससे वह एक पल के लिए पूरी तरह से हैरान हो गया था। पर अगले ही पल कुछ सोचकर मोक्ष को एक अलग ही खुशी मिल रही थी। कुछ देर तक वो इसी तरह अपनी जगह पर खड़े हुए ही राहत को देख रहा था और फिर सामने देखते हुए अपने कदम राहत की तरफ बढ़ा दिया। मोक्ष जैसे ही राहत के करीब पहुंचा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, राहत को यह एहसास हो गया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो तुरंत पीछे मुड़ी तो वहां खड़े मोक्ष को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। वो एकदम से गुस्से से उसे घूरते हुए देखी और फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, क्या हुआ, तुम्हें भी इनकी तरह अपनी हड्डियां तुड़वानी है तो आ जाओ। मुझे इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पल भर में ही तुम्हारा भी मैं काम तमाम कर दूंगी। असल में राहत के अंदर भी एक फाइटिंग स्किल थी और यह भी उसे रिबोन के बाद ही मिली थी। हालांकि राहत जिसके अंदर इस वक्त मिस्टी की आत्मा है, वह खुद एक फाइटर थी, लेकिन उसके अंदर अब पावर्स आ गए थे, मैजिकल पावर। उन मैजिकल पावर्स के आने के कारण राहत की फाइटिंग स्किल और भी ज्यादा इंप्रूव कर गई थी, जिससे वह पल भर में किसी को भी धूल चटा सकती थी। मोक्ष अपने गहरी निगाहों से राहत की तरफ देखते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, तुम्हारी नाजुक कलाइयों में इतनी ताकत नहीं जो मेरी हड्डियों को तोड़ सके। राहत जैसे ही ये सुनी तो वह उसे घूरते हुए एकदम से आगे बढ़ी और एक झटके में मोक्ष के हाथों को पकड़ उसे घुमाकर उसके पीठ से लगा दी और उसकी तरह घूर कर देखते हुए बोली, क्या हुआ, चौंक गए? अब बताओ तुम क्या कहोगे मोक्ष रावत, मेरी नाजुक कलाइयों में ताकत है या नहीं? तभी मोक्ष एकदम एक झटके में राहत की कलाई को मोड़ उसके कमर से लगाया और उसे अगले ही पल अपनी तरफ खींचते हुए राहत की आंखों की तरफ देख अपने भारी आवाज में बोला, अब क्या कहना है तुम्हें स्वीट हार्ट? क्या मैं अब तुम्हारी नाजुक कलाइयों को तोड़ूं? मोक्ष के ऐसा करते ही राहत छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर मोक्ष की पकड़ उस पर काफी ज्यादा मजबूत थी, जिस कारण राहत उसकी पकड़ खुद पर से छुड़ा नहीं पा रही थी। फिर तुरंत ही वो अपने दूसरे हाथ को उठाए और मोक्ष को मारने ही वाली थी कि मोक्ष पलक झपकते ही उसके दूसरे हाथ को भी पकड़कर मोड़ा और राहत के कमर से लगा दिया और उसे झटके से खुद से चिपका लिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और दोनों की ही सांसें एक दूसरे के चेहरे पर टकरा रहे थे, जिससे राहत को तो नहीं पर मोक्ष को कुछ अलग सा ही एहसास हो रहा था। राहत को ऐसे छटपटाते देख मोक्ष एकदम से उसकी कलाइयों को छोड़ दिया, फिर उसके एक हाथ को पकड़ अपनी तरफ करते हुए अपने सर्द आवाज में बोला, चलो जाने दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इन नाजुक कलाइयों में जरा सा भी चोट लगे, क्योंकि जल्द ही तुम्हारी इन नाजुक हाथों पर मेरे ही नाम की मेहंदी लगेगी। इन कलाइयों में मेरे नाम की चूड़ियां पहनोगी।
ये कहते हुए मोक्ष तुरंत राहत के हाथ को पकड़ अपने होठों से छू लिया। ये देख राहत एक झटके में अपने हाथ को छुड़ाई और गुस्से से मोक्ष की तरफ घूरकर देखने लगी। वही अभी मोक्ष के होठों पर एक तिरछे स्माइल आ गए। वो अपने जुनूनी भरी निगाहों से राहत को एकटक देखे जा रहा था, जिससे राहत का गुस्सा बढ़ रहा था। राहत गुस्से से मोक्ष की तरफ घूरकर देखते हुए बोली, इट्स इम्पॉसिबल मिस्टर मोक्ष रावत। मोक्ष तिरछा मुस्कुराया और बोला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना मोक्ष रावत को बहुत ही अच्छी तरह से आता है। मैंने जो कहा उसे मैं सच करके दिखाऊंगा स्वीट हार्ट। राहत उसे घूरी और बोली, तुम्हारे सपनों में मिस्टर मोक्ष रावत, क्योंकि रियल में तो ये कभी भी नहीं होगा। इसलिए ज्यादा खुशफहमी मत पालो मिस्टर, वरना जब खुशफहमियां टूटती है तो बहुत ही ज्यादा तकलीफें होती हैं। राहत यह सब कुछ इसलिए बोल रही थी क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो मिस्टी की आत्मा थी। वो इस दर्द को महसूस कर चुकी थी। मिस्टी जितनी मोहब्बत रंजीत से करती थी, उतना ही उसे रंजीत से दर्द मिला था, जिसे वो आज तक भूल नहीं पाई थी। और अब उसका प्यार मोहब्बत इन पर से विश्वास उठ चुका था। प्यार नाम सुनते ही उसके अंदर एक गुस्सा उतर आता था, जैसा अभी वो गुस्से से बौखला उठी थी। तभी मोक्ष राहत की तरफ देखते हुए उसी तरह होठों पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, अब इसे गलतफहमी बोलो या फिर खुशफहमी, पर ये तो हकीकत में बदल कर ही रहेगा। ये सब सुन राहत गुस्से से लाल आंखों के साथ मोक्ष को घूर रही थी और फिर अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम्हारे सपनों में मिस्टर। ये कह वो खुद पर कंट्रोल कर तुरंत अपने बालों को झटकते हुए वहां से जाने लगी। मोक्ष बस अपने गहरी निगाहों से राहत को जाते हुए देख रहा था। फिर मोक्ष एकदम से अपने दिल पर हाथ रखकर उसे हल्का सा सहलाते हुए बोला, उफ, ये अदा मैंने पहले क्यों नहीं देखा इसे। ये लड़की तो अब मुझे पागल कर देगी। तभी राहत जाते हुए एक बार पीछे मुड़ी और मोक्ष की तरफ घूर कर देखी, पर सामने का नजारा देख वो बुरी तरह से चौंक गई। राहत ने देखा कि मोक्ष के पीछे कुछ 4-5 लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हाथों में गन लिए उसके करीब आ रहे थे। ये सब देखकर राहत की आंखें हैरानी से फैल गई थी। तभी वो सभी मोक्ष के पास आए और मोक्ष के सामने अपना सर झुकाकर बोले, माय लॉर्ड, इस लड़की ने आप पर हाथ उठाया। आप एक बार हमें आदेश दे, हम अभी इस लड़की की पल भर में ही इसके शरीर से सांसें अलग कर देंगे। मोक्ष जैसे ही यह सुना तो उसकी आंखें बुरी तरह से जलने लगे। वह अपने आंखों से अंगारे बरसाते हुए गुस्से भरी आवाज में बोला, शट अप, अगर किसी ने भी उसके करीब जाने की हिम्मत भी की तो उसे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनते ही वो सभी डर गए। तभी मोक्ष उन सब की तरफ दूर कर देखते हुए बोला, वह तुम सब की लेडी माय लॉर्ड है, इसलिए उसे रिस्पेक्ट दो, वरना। इतना कहते ही मोक्ष के आंखों से आग निकलने लगा, जिससे सभी डर के मारे कांपने लगे। और अगले ही पल वो सभी राहत की तरफ देखकर बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ अपने सर को हल्का सा झुकाए। फिर अगले ही पल मोक्ष ने चुटकी बजाई और वह सब पल भर में ही वहां से गायब हो गए। राहत बस आंखें फाड़े और मुंह खोले ये सब कुछ देख रही थी। हालांकि मोक्ष को ये सब नहीं पता था कि राहत यह सब कुछ देख पा रही है, पर राहत के अंदर जो मैजिकल पावर थे उससे वो बहुत ही आसानी से उन सभी को देख ली थी। पर वो उन सभी आदमियों और मोक्ष के बीच जो कुछ भी बातें हुई राहत वो सब बिल्कुल सुन ही नहीं पा रही थी। राहत हक्की बक्की सी अपनी जगह पर खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो रहा है और वो सब आदमी कहाँ गायब हो गए। राहत इधर उधर घूमकर उन सभी आदमियों को ढूंढने लगी, पर वो सब उसे कहीं दिखे ही नहीं। वही राहत को सामने खड़ा देख मोक्ष, जिसके चेहरे पर अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से की लालिमा थी और आंखें अंगारे बरसा रहे थे, वो राहत को देखते ही एकदम से नॉर्मल हो गए और फिर मोक्ष अपने कदम राहत की तरफ बढ़ा दिया। राहत जैसे ही मोक्ष को अपनी तरफ आते देखी तो वो बुरी तरह से घबरा गई। उसे अब मोक्ष से ना जाने क्यों डर सा लगने लगा था और वो तेजी से वहां से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। मोक्ष राहत को ऐसे वहां से भाग कर जाते देख अजीब सा एक्सप्रेशन दिया और फिर मोक्ष भी अपने कदम कॉलेज की तरफ बढ़ा दिया। वही उन दोनों के जाने के बाद रोड पर गिरे वो चारों लड़के जिन्हें राहत ने मार कर बुरा हाल कर दिया था, वो सभी अब धीरे धीरे उठकर बैठ गए। उन सब के शरीर में अभी भी दर्द हो रहा था। वह सभी अपने कमर और कंधे को पकड़ते हुए बोले, हे भगवान, ये नाजुक सी दिखने वाली इस लड़की ने तो हम सबकी बैंड बजा दी। ये कहते हुए वो सब बुरी तरह से कराह रहे थे। उन सभी लड़कों ने अपने चेहरे पर लगाए मास्क को हटाए तो वो सब लड़के कोई और नहीं मोक्ष के ही दोस्त थे। उनमें से एक ईशान भी था। ईशान भी अपने कंधे को हल्का सा रब करते हुए बोला, अरे बाप रे, ये लड़की इतनी खतरनाक होगी, मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो लगा था कि नाजुक सी पतली दुबली सी मासूम सी लड़की है, इसे थोड़ा डराएंगे धमकाएंगे तो वो डर जाएगी और इस वक्त मोक्ष आ जाएगा।
और फिर वो उसे किसी हीरो की तरह प्रोटेक्ट करेगा और राहत उससे इम्प्रेस हो जाएगी। पर यहाँ तो मेरा सारा प्लान ही फेल हो गया। तभी उसका दोस्त अमित बोला, साले तेरे कारण हम सब की हड्डियां टूट गई और तुझे अपनी प्लानिंग की पड़ी है। तूने हमें बताया कि नहीं कि तूने ये सब कुछ सोच रखा था। हमें तो लगा था कि तू उस लड़की से गुस्सा है, इस कारण तू उसे सबक सिखा रहा है। पर तू तो यहाँ कुछ और ही सोच कर आया था। साले आज के बाद हम सब तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे। ईशान उन सब की तरफ देख कुछ बोलने वाला था, तब वो सब गुस्से से उठे और वहां से कॉलेज के अंदर चले गए। ईशान भी लड़खड़ाते हुए कॉलेज के अंदर आया। वो जैसे ही कॉलेज के गेट के पास पहुंचा, तभी उसे वहां पर ईशानी दिखाई दी। ईशान की ऐसी हालत देख वो तुरंत उसके पास आए और बोली, अरे आपको क्या हुआ और ये आपको इतनी सारी चोट कैसे लगी? चलिए जल्दी से मेडिकल रूम में, आपको फर्स्ट एड की जरूरत है। ये सब कहते हुए ईशानी के चेहरे पर ईशान के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रहा था। वो अभी काफी ज्यादा बेचैन और घबराई हुई लग रही थी। ईशानी के चेहरे पर खुद के लिए इतना दर्द देखा तो उसे मन ही मन एक सुकून सा महसूस हुआ। वो बड़े ही प्यार भरे आवाज में उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं ईशानी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह बस मैं अपने दोस्त की लव लाइफ सेट कर रहा था, तो मेरी यह हालत हो गई। ईशानी कुछ समझ नहीं पाए। वही मोक्ष जैसे ही कॉलेज के अंदर एंटर लिया, तो उसकी निगाहें बस राहत को ही ढूंढ रहे थे। उसको चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसे सिर्फ अपनी राहत ही नजर आ रही थी। वही राहत जो कि गुस्से से कैंटीन की तरफ जा रही थी। उसने अभी तक ईशानी को नहीं देखा था, जिस कारण वो सीधे कैंटीन की तरफ जा रही थी। पर मोक्ष की नजरें तो बस उस पर ही ठहरे हुए थे और उसके कदम बस उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जहां मोक्ष राहत में पूरी तरह से डूबा हुआ उसकी तरफ चले जा रहा था, वहीं कुछ लोग थे जिनकी नजरें बस उन पर ही थे। वो कोई और नहीं ईशान, ईशानी और काव्या थे। वो सभी मोक्ष का ये रूप देख बिल्कुल हैरान थे, क्योंकि सभी यह बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि मोक्ष हमेशा राहत से दूरी बनाता था। उसके पास जाना तो दूर, उसकी तरफ एक नजर देखता भी नहीं था। पर आज तो उन सभी को सब कुछ बिल्कुल अलग ही देखने को मिल रहा था। वही ईशान मोक्ष का ये रूप देखकर मुस्कुरा उठा। वह मुस्कुराते हुए धीरे से बड़बड़ाया, साला जब इतना प्यार करता है तो बोलता क्यों नहीं? फालतू में मुझे इतना मार खिला दिया, इसके कारण मेरी हड्डियां तक टूट गई। पर ये मजनू अपनी लैला से प्यार का इजहार नहीं कर सकता। ऐसे तो बड़े से बड़े दुश्मनों को पल भर में ही खत्म कर देता है, लेकिन मासूम सी लड़की के सामने इसकी बोलती बंद हो जाती है। फट्टू कहीं का। वही ईशानी जो कि उसके थोड़े नजदीकी खड़ी थी, वो ईशान की कही बातों को थोड़ा बहुत सुन ली थी, पर वह पूरी तरह से नहीं सुन पाई थी। इस कारण उसे सब कुछ अच्छे से समझ नहीं आया था। इसलिए वो ईशान की तरफ हैरानी से देखने लगी कि आखिर ईशान ने अभी क्या कहा। पर वो ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट देख बुरी तरह से चौंक गई। वो अपने मन में बोली, जब मेरा भाई मेरी फ्रेंड राहत की तरफ देख इस तरह से अट्रैक्ट हो रहा है और उसके करीब जा रहा है, तब ये सब कुछ देख ईशान इतना खुश क्यों हो रहा है? उसे तो इन सब चीजों से प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, पर वो तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। आखिर हो क्या रहा है ये सब? और अब तक ईशान ने राहत से अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया? कहीं ईशान भी मेरी तरह राहत से एक तरफा मोहब्बत तो नहीं करता, जैसे मैं ईशान से एक तरफा मोहब्बत करती हूँ? अगर ऐसा हुआ तो उसे भी वही तकलीफ मिलेगी जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ईशान को भी वही दर्द मिले, जिस दर्द को मैं कल से महसूस कर रही हूँ, और ये दर्द बहुत ही असहनीय होता है। अभी ईशानी खुद में ही खोई हुई सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी ईशान की नजरें उस पर गई। वो उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या हुआ? कहाँ खोई हुई हो? आजकल तुम बड़ा हर वक्त खोई हुई सी रहती हो। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारा? कहीं तुम्हें भी तो किसी से प्यार नहीं हो गया? ईशानी जब ये सुनी तो एकदम से हड़बड़ा गई और ईशान से थोड़ी दूरी बनाते हुए बोली, नहीं, मुझे क्यों प्यार होगा? मुझे किसी से कोई प्यार व्यार नहीं है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। तभी अगले ही पल ईशान ईशानी के बिल्कुल करीब आया और उसकी आंखों में बड़े ही ध्यान से देखते हुए धीमी आवाज में बोला, क्योंकि मुझे इन गहरी आंखों में प्यार नजर आ रहा है, और वह प्यार किसके लिए है ये भी साफ नजर आ रहा है। तो फिर बोल क्यों नहीं देती उससे अपने दिल की बात? कर दो उससे अपने प्यार का इजहार। ऐसे चुप क्यों हो? ईशानी ईशान की बातें सुनी तो एकदम से उससे दूर हो गई और अपनी नजरें चुराते हुए बोली, नहीं, मैंने कहा ना, आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी से कोई प्यार नहीं है।
इतना कह ईशानी जल्दी से वहां से भागते हुए दूसरी तरफ चली गई। ईशानी को ऐसे जाते देख ईशान मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए अपने बालों में अपने हाथ को घुमाया और वो धीरे से बड़बड़ाया, वो तो दिख ही रहा है कि मेरी ये गलतफहमी है या सच्चाई। बहुत जल्द ये प्यार होठों तक भी आएगा और तुम खुद अपने प्यार को कबूल करोगी। ये कह ईशान अपने कंधे को झटका तो दर्द से कराह उठा। फिर अपने कंधे पर हाथ रख उसे धीरे से सहलाते हुए बोला, इस लड़की ने तो मेरी पूरी हड्डी ही तोड़ दी है। राहत की बच्ची कहीं की, इतना तेज से कौन मारता है यार किसी को, और ये एक मेरा एहसान फरामोश दोस्त वहां आकर भी मेरी हेल्प नहीं किया और बस अपनी वाली को ही ताड़ता रहा। इतना कह वो मुंह बनाकर वहां से अपने क्लास की तरफ चला गया। वही एक साइड खड़ी काव्या गुस्से से लाल थी। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी साफ दिखाई दे रहे थे। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया था। वह दांत पीसते हुए बोली, ये तुमने ठीक नहीं किया राहत। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मोक्ष को अपने करीब करने की। तुमने जो कुछ भी किया है ना, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें राहत। अब मैं भी देखती हूँ कैसे तुम मेरे मोक्ष को अपना बनाती हो। मोक्ष तो सिर्फ मेरा है, उससे मुझे कोई भी नहीं छीन सकता। और तुम मोक्ष, तुम कैसे उस राहत के करीब जा सकते हो? तुम मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो? तुमने यह अच्छा नहीं किया मोक्ष। तुमने मेरी जगह उसे चुना है। ये तुम्हारे लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए मोक्ष, तुम्हें तो मेरे ही पास आना होगा। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी अपने करीब आने के लिए, क्योंकि तुम पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। ये कह काव्या अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। रात के करीब 9 बजे बेंगलुरु में रेशमा रूम में बैठी हुई थी। वो अपने लंबे बालों को संवार रही थी। उसने इस वक्त एक शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था। उसने सोफे पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए बैठ गई। वो अभी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रहा था। तभी वहां पर रंजीत आया। उसने आज भी ड्रिंक कर रखी थी। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आया, पर उसकी गुस्से भरी निगाहें रेशमा पर थीं। रंजीत रेशमा के पास आया और उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोला, ओ मेरी प्यारी बीवी, देखो तुम्हारा हस्बैंड आ गया है। चलो अब जल्दी में उसकी सेवा में लग जाओ। रेशमा उसे गुस्से से घूर कर देख रही थी। तभी रंजीत उसके पास आया और उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए बोला, तुम्हें पता है आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा सा सरप्राइज गिफ्ट है। इतना बड़ा गिफ्ट जिस पाकर तुम एक सुकून की नींद सो जाओगी। रेशमा अभी भी उसे घूर कर देख रही थी। तभी रंजीत उससे अलग हुआ और बोला, तुम्हें पता है मेरी प्यारी बीवी, तुमने मेरी मदद की है। पर तुम्हें पता है शतरंज के खेल में मोहरे तभी तक काम आते हैं जब तक वो राजा को गेम में जिताते हैं। लेकिन जब उस मोहरे का काम खत्म हो जाता है तो उन्हें मार दिया जाता है, क्योंकि राजा नहीं चाहता कि वो मोहरा आगे चलकर राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचे। इसलिए उसे कुछ अनहोनी होने से पहले ही रास्ते से हटा दिया जाता है। मेरे जैसे राजा के लिए तुम भी एक मोहरे की तरह ही हो, जो कि मुझे मिस्टी का साम्राज्य दिलाने में मदद की, और अब जब ये सब कुछ मेरा हो चुका है तो मुझे अब तुम्हारे जैसे प्यार की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से तुम समझ गई होगी कि आज का गिफ्ट मेरा तुम्हारे लिए क्या है। ये कहते हुए रंजीत रेशमा की तरफ देखा, जो कि लाल आंखों से उसे घूर रही थी। रंजीत उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तो अब गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ मेरी प्यारी बीवी। इतना कह वो आगे बढ़ा और जैसे ही रेशमा को मारने के लिए नीचे झुका, अगले ही पल रेशमा अपने हाथ पीछे की तरफ ले गई और तुरंत ही पीछे रखे बड़े से चाकू को निकालकर उसे सीधे रंजीत के सीने में घुसा दी, जिससे रंजीत की एक दर्द भरी एक चीख निकल गई। रेशमा रंजीत के सीने पर चाकू घुसाए हुए ही उसे बुरी तरह से घुमाने लगी और उसे घुमाते हुए बोली, तुम्हारे इसी सीने पर उस मिस्टी ने कब्जा कर रखा है ना, जिस कारण तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता, और देखो तुम मुझे आज मारने वाले थे, मैं अब तुम्हारे लिए एक मोहरे की तरह हूं, तो तुम भी मेरे लिए एक इस हारे हुए मोहरे की तरह ही हो। और अब मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम उस मिस्टी को मरने के बाद भी उसे भूल नहीं पाए हो। मेरे साथ होते हुए भी तुम उस मिस्टी का ही नाम लेते हो, मेरे साथ बिस्तर पर मनमानी करते हो, अपने हवस को मिटाते हो और उसी के ही नाम का जिक्र करते रहते हो। रातें मेरे साथ बिताते हो पर ख्यालों में तुम्हारे वो मिस्टी रहती है। इतना कहते हुए रेशमा एकदम से उसके सीने में घुसाए हुए चाकू को निकाली और वापस से उसके सीने पर चुभाते हुए बोली, जैसे तुमने कहा कि शतरंज के खेल में प्यादे को तब तक जिंदा रखा जाता है जब तक वो इस्तेमाल में आए, इस तरह तुम भी अब मेरे इस्तेमाल करने लायक नहीं है। जितना तुम्हें मुझे इस्तेमाल करना था उतना मैंने तुम्हें यूज कर लिया, तो अब तुम मेरे किसी काम के नहीं।
तो अब तुम अपनी आखिरी सांसें लेने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कह रेशमा एक बार फिर से रंजीत के सीने में से चाकू निकाली और फिर से उसे उसके सीने में घुसा दी। रेशमा ये सब कई बार करते हुए अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी और अपने गर्दन को अजीब तरह से घुमा रही थी। फिर वो चाकू को निकाली तो उसमें रंजीत का खून लगा हुआ था। वो उसी चाकू को अपने चेहरे पर हल्का घुमाए और वापस से उसे रंजीत के सीने में उतार दी। रंजीत अब तक मर चुका था और उसके शरीर से निकल रहा खून चारों तरफ फैल चुका था। रेशमा के चेहरे पर भी रंजीत के खून के छिंटे पड़े हुए थे और उसके कपड़े पर भी खून ही खून थे। रेशमा इस वक्त बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। अगले ही पल रेशमा रंजीत की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सॉरी बेबी। सॉरी, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, सॉरी बेबी। पर अब तो तुम मर गए। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी सच्ची दोस्त मिस्टी को भी धोखा दे दिया। पर तुमने क्या किया? तुमने मेरा इस तरह से इस्तेमाल किया। और अब तुम मुझे मारने वाले थे। पर अब क्या करूं, मैं तुम्हें नहीं मारती तो तुम मुझे मार डालते। इसलिए मुझे तुम्हें मारना पड़ा। पर मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती थी। बच्चे क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? बच्चे क्यों किया तुमने ऐसा? तुम बहुत बुरे हो, तुमने अपनी बीवी को एक किला बना दिया। ये कहते हुए रेशमा अजीब तरह से अपने सर को घुमाए और फिर पागलों की तरह एकदम से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे रूम में गूंज रही थी। फिर वो उसी तरह हंसते हुए बोली, अब जाओ नरक में अपने उस मिस्टी के पास। और जो भी करना हो उसके साथ करो। क्योंकि अब मुझे तुम्हारे जैसे इंसान की कोई जरूरत नहीं। इतना कह वो एक बार फिर से चाकू रंजीत के सीने में घुसा दी। वही कोई था जो ये सब कुछ अपने फोन में देख रहा था। ये सब देख उस शख्स के होठों पर एक स्माइल आ गए। वो इसी स्माइल के साथ बोली, वाह, मेरे दो दुश्मनों में से एक का तो अंत हो गया। बचा एक, उसे भी मैं जल्द ही रास्ते से हटा दूंगी। पर मुझे ये सब देख कुछ मजा नहीं आया। कोई बात नहीं, एक आसानी से मरा है तो दूसरे को मैं दर्दनाक मौत दूंगी। ऐसी मौत की उसके रूह तक कांप जाए। ये कहते हुए राहत की आंखों में बेइंतहा नफरत बढ़ता जा रहा था। और उसका चेहरा इस वक्त इतना भयानक हो गया था कि उसे इस वक्त कोई देखे तो बुरी तरह से डर जाए। एक महीने बाद सुबह के समय रावत मैंशन में सभी हाल में बैठे हुए थे और चाय पी रहे थे। बस वहां पर मोक्ष और कार्तिक नहीं थे। अचानक ही एक सर्वेंट आया और एक लिफाफा मोक्ष के दादाजी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, सर, ये किसी ने भिजवाया है। दादाजी ने उसे लिफाफे को ले लिया। फिर उस सर्वेंट को वहां से जाने का इशारा कर दिया। सर्वेंट के जाते ही दादाजी ने उस लिफाफे को ओपन किया और उसमें से एक पेपर निकाले। वहीं बाकी सब बैठे ये देख रहे थे। मोक्ष के डैड मिस्टर देवेश रावत तुरंत बोले, क्या बात है पिताजी, और इसमें क्या है? किसने भेजा है ये? दादाजी उस पेपर को पढ़ते हुए तुरंत ही देवेश जी की तरफ उस पेपर को बढ़ा दिया और बोले, ये खुद देख लो तुम। इसमें तुम्हारे नालायक बेटे की करतूतें हैं। जैसे ही देवेश जी उस पेपर को पढ़े तो वो भी चौंक गए। तभी दादाजी चिल्लाते हुए बोले, कार्तिक, कार्तिक, जल्दी से नीचे आओ। कार्तिक, जो कि अभी अपने रूम में था, दादाजी की तेज आवाज सुन तुरंत ही रूम से निकल बाहर आया। तभी दादाजी उसे देखकर गुस्से भरी आवाज में बोले, मैंने कहा अभी के अभी नीचे आओ। ये सुनकर कार्तिक तुरंत सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया। वही मोक्ष भी शोर शराबा सुनकर रूम से बाहर आ गया था। वह भी सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया और हाल में बैठे अपने दादाजी और अपने डैड की तरफ देखने लगा। उसे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्तिक अपने दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ दादाजी? आप इतनी तेज से क्यों मुझे बुला रहे थे? कोई बात है क्या? दादाजी गुस्से से कार्तिक की तरफ देखें और बोले, नालायक कहीं के। इतनी अच्छी लड़की ढूंढी थी तेरे लिए। इतनी अच्छी बीवी मिली थी तुझे, पर तूने उसकी कदर नहीं की। जा, अब तुझे पछतावा होगा। उस बच्ची ने आज तुझे तलाक के पेपर भेजे हैं। कार्तिक जब ये सुना तो वो बुरी तरह से चौंक गया। वो तुरंत ही देवेश जी के हाथ से वो तलाक के पेपर लिया और उसे पढ़ने लगा, जिस पर पहले से ही मनिका के साइन थे। ये देख कार्तिक गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बना लिया और फिर तलाक के पेपर टेबल पर पटकते हुए बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस पेपर पर साइन नहीं करूंगा। तभी कार्तिक की मॉम बोली, क्यों बेटा, तुम इस पेपर पर साइन क्यों नहीं करोगे? उस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने तुम्हें डाइवोर्स पेपर भेज दिए। अब तुम भी इस पेपर पर साइन करके उसके मुंह पर फेंको। उसे क्या लगता है कि हमें उसकी जरूरत है? अरे, उससे लाख गुना अच्छी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। उससे अच्छी तो तुम्हारे लिज निकिता ही है।
दादाजी ये सुने तो गुस्से से बोले, बहू लगता है तुम इतनी जल्दी भूल गई कि निकिता ने 1 महीने पहले क्या करतूत किया था। मुझे तो बोलते हुए शर्म आ रहा है। तभी मोक्ष की मोम बोली, पिताजी आपको गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सब निकिता को फंसाया गया था। निकिता बहुत अच्छी लड़की है और मैं चाहती हूँ कि अब कार्तिक की शादी उससे हो जाए। वैसे भी मनिका जैसी मुसीबत जितना जल्दी मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाए उतना ही अच्छा होगा। कार्तिक सबकी बातें सुन रहा था। फिर वो गुस्से में बोला, आप लोग शांत हो जाए। मुझे अब इन सब टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। ये कहते हुए वो जाने लगा कि तभी दादाजी चिल्लाते हुए बोले, कार्तिक सुनो। जब उस बच्ची ने डाइवोर्स पेपर भेजा है तो चुपचाप से उस पर साइन कर दो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब उस बच्ची को और भी कोई तकलीफ हो। वैसे भी आज तक तुमने उस बच्ची को कोई खुशियां नहीं दी है, तो कम से कम डाइवोर्स तो उसे खुशी खुशी दे दो। कार्तिक अपने दादाजी की बात सुना और अपने गुस्से को कंट्रोल कर बिना कुछ बोले तेजी से वहां से बाहर चला गया। उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बाहर आया, फिर जल्दी से अपना फोन निकाल कर मनिका को कॉल करने लगा, लेकिन उसका कॉल नहीं लगा। कार्तिक ये देख चौंक गया। वो दोबारा कॉल किया पर फिर भी कॉल नहीं लगा। कई बार कार्तिक कोशिश करता रहा लेकिन मनिका का कॉल नहीं लग रहा था। तभी कार्तिक उसे मैसेज किया लेकिन मनिका ने उस मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। ये देखकर कार्तिक को बहुत ही हैरानी हुई। अब कार्तिक बाबू को कौन बताएं, मनिका ने तो उसका नंबर ब्लॉक कर रखा था, तो भला उसका फोन कैसे लगता। कार्तिक गुस्से से फोन को दीवार पर दे मारा और चिल्लाते हुए बोला, मनिका तुम मुझसे इस तरह से दूर नहीं जा सकती बीवी। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा। कार्तिक पूरे दिन मनिका को कॉल और मैसेज करता रहा लेकिन ना ही उसका कॉल लगा और ना ही कोई मैसेज का जवाब मनिका ने उसे दिया था, जिस कारण कार्तिक का गुस्सा बढ़ गया था। वह कॉलेज भी मनिका से मिलने गया, लेकिन आज मनिका कॉलेज भी नहीं आई थी। पिछले 1 महीने से कार्तिक मनिका से बात करने की कई बार कोशिश कर चुका था, लेकिन मनिका से बात करना तो दूर उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। जब वो सामने आते भी थे तो वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दूसरी तरफ चली जाती थी, जिससे कार्तिक का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। इन 1 महीनों में वो मनिका के लिए बहुत तड़प था। वो कहते हैं ना, जब कोई हमारे पास होता है तो हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वही चीज हमसे दूर जाने लगती है तो हमें उसे चीज की कदर होने लगती है। वही लोग हमारे लिए सबसे किस्मती हो जाते हैं। पर अब कार्तिक कुछ भी कर ले, मनिका उसके पास नहीं आने वाली थी। क्या ये सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले दिन शाम 5 बजे आज शहर की सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल को बड़े ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था, क्योंकि आज यहाँ पर रावत फैमिली की तरफ से ग्रैंड पार्टी थी। आज मिस्टर देवेश रावत और उनकी वाइफ की मैरिज एनिवर्सरी थी, जहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लोगों को यहाँ बुलाया गया था। वैसे भी रावत फैमिली का दुनिया में काफी नाम था और जब सभी लोगों को यहाँ के इनविटेशन मिली तो सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। सभी बिजनेसमैन तो अपने साथ अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे, ताकि वो रावत फैमिली के बेटों को अपने जाल में फंसा सके, फिर अपने हुस्न के जाल में फंसा कर उनसे शादी कर सके। उसके बाद उनकी बेटियां आराम से वहां राज कर सकें। वही आज काव्या और निकिता भी काफी कुछ सोचकर यहाँ आ रही थी। उन दोनों की माँ ने भी सोच लिया था कि आज किसी तरह रावत फैमिली को अपने बातों में फंसा लेंगी और उनके बेटों से अपनी बेटियों की शादी फिक्स कर देंगी। वैसे भी माया जी तो हमेशा से चाहती थी कि काव्या की शादी मोक्ष से हो जाए, क्योंकि रावत खानदान में अगर सबसे ज्यादा किसी का चलता था तो वह था मोक्ष। और वो ये चाहती थी कि अगर उनकी बेटी की शादी मोक्ष से हो गई तो उनकी बेटी वहां पर रानी बनाकर राज करेगी, और फिर उनका भी तो किस्मत खुल जाएगा, क्योंकि जो रावत फैमिली इंडिया में नंबर 1 फैमिली में जानी जाती थी। वैसे भी पहले भी वो सहगल फैमिली के बेटों को अपने जाल में फंसाकर शादी कर चुकी थी, और अब वो अपनी बेटी को भी वही ऐसो आराम की जिंदगी देना चाहती थी। माया जी अपनी बेटी काव्या की तरफ देखकर बोली, वाह मेरी प्यारी गुड़िया, बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। आज अपने इस खूबसूरती के जाल में मोक्ष रावत को फंसा लेना बेटा। अपनी मॉम की बातें सुन काव्या बोली, डोंट वरी मॉम, मोक्ष सिर्फ मेरा है, उसे मुझे कोई नहीं छीन सकता। और अगर कोई भी मेरे और मोक्ष के बीच आएगा तो उसे अब इस दुनिया से हमेशा के लिए जाना होगा। ये कहते हुए काव्या की आंखों में एक पागलपन दिखाई दे रहा था। वही माया जी अपनी बेटी के पास सुनकर मुस्कुराए और बोली, वाह क्या बात है, अब तो मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम मेरी बेटी हो।
इतना कहकर माया जी अपनी बेटी को गले से लगा ली, जिससे काव्या भी मुस्कुरा दी। काव्या अपनी माँ के गले लगे मन ही मन बोली, मॉम आप बस देखते जाओ आज की पार्टी क्या रंग लाती है। आज कैसे मैं अपने दुश्मनों को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाती हूँ। आज जो भी मैंने प्लान बनाया है ना, उसे प्लान में कैसे मैं उस राहत को शिकस्त देती हूँ। उस राहत का आज ऐसा हाल करूंगी कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। ये सब सोचते हुए काव्या के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गए। वही अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी निकिता भी मुस्कुरा रही थी। उसके भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो अपने बालों को झटकते हुए अपने चेहरे पर उंगलियां घुमाई और मुस्कुराते हुए बोली, कार्तिक बेबी आज तुम मेरे इस खूबसूरती से खुद को दूर नहीं कर पाओगे। मुझे देखकर तुम पूरी तरह से घायल हो जाओगे। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बेबी आज मैं तुम्हें अपने प्यार में इतना पागल बनाऊंगी कि तुम खुद ही मेरे पास आओगे। क्योंकि आज तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए निकिता के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने इस वक्त ऑफ शोल्डर ब्लैक कलर का गाउन पहन रखा था। वो अपने होठों पर डार्क लिपस्टिक लगाते हुए बोली, कार्तिक बेबी आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है तुम्हें। मुझे पता है पहले तुम्हें थोड़ा सा झटका तो लगेगा, पर इसके साथ ही साथ तुम मेरे भी हो जाओगे। क्योंकि ये तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़। आज तुम हमेशा के लिए मेरे होने वाले हो कार्तिक बेबी। इतना कह वो अपना फोन उठाए और बैग में टांग खड़ी हो गई। तभी वहां पर उसके मेरी माँ रीमा जी आए और बोली, निकिता तुम तैयार हो गई। तभी निकिता को देखकर हो मुस्कुराए और बोली, वाह मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि कार्तिक तुम्हें ऐसे देखकर तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। और हम लोगों ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। निकिता तुरंत अपनी माँ के गले लगकर बोली, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच कि आपने सब कुछ प्लान किया। अब मुझे मेरा कार्तिक मिल जाएगा। रीमा जी उसके बालों पर हाथ घुमाते हुए बोली, इसमें थैंक यू की क्या बात है बेटा, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। इसके लिए अगर मुझे उस मनहूस लड़की मनिका को इस रास्ते से भी हटाना पड़ता ना, तो भी मैं बिल्कुल भी नहीं सोचती। ये कहते हुए रीमा जी की आंखों में एक अलग ही नफरत दिखाई दे रहा था। आखिर क्या किया है रीमा जी ने? क्या करने वाली है काव्या पार्टी में राहत के साथ? क्या होगा इस पार्टी में? कौन सा धमाका होने वाला है इस पार्टी में? किसका प्लान कामयाब होगा? कौन अपने प्लान में कामयाब होगा और किसका प्लान फेल होगा? आखिर कौन है मोक्ष? क्या उसके पास भी कोई पावर है तो वो कौन है? क्या राहत मोक्ष की सच्चाई जान पाएगी? ये सब जानने के लिए सुनते रहें मेरे इस मजेदार स्टोरी को।